बच्चों लास्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत हैं और वहाँ की जीडीपी बहुत कम है, ठीक है, कंपेयर टू टर्शियरी सेक्टर जिसमें काम करने वाले लोग कम हैं पर वहाँ की जीडीपी ज्यादा है। तो हमने गया लेक्चर यही इसी पे एंड किया था कि भाई ऐसा क्यों, कि प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा हैं, जीडीपी कम क्यों, टर्शियरी सेक्टर में लोग कम हैं, जीडीपी ज्यादा क्यों, ठीक है। सो मैंने आपको यही रीजंस मैंने कहा था हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई प्राइमरी सेक्टर इज नॉट एज पार, ठीक है। सो व्हाई देयर आर मोर पीपल इन प्राइमरी सेक्टर एंड लेस इन टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग और टर्शियरी सेक्टर में कम लोग, क्यों? So the first reason is tertiary sector requires educated and skilled people. जो टर्शियरी सेक्टर है क्योंकि वो जॉब वाला सेक्टर है तो उसमें हमें स्किल्ड पीपल चाहिए। स्किल्ड मतलब कोई ना कोई उनमें खूबी होनी चाहिए भाई, किसी की टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, किसी की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए किसी को, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर टर्शियरी सेक्टर में स्किल्ड पीपल चाहिए और साथ ही साथ एजुकेटेड पीपल भी चाहिए। आप कोई भी नौकरी ढूंढते हो, देखते हो, अगर जॉब्स आती हैं तो मिनिमम 10th पास तो कोई भी मांगता है, ठीक है। सो जो टर्शियरी सेक्टर है वो एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल मांगता है। और आज भी हमारे जो रूरल एरियाज हैं, गांव वगैरह में, आज भी लोग पूरी तरह से एजुकेट नहीं होते हैं, मतलब कम एजुकेशन लेते हैं। तो इसकी वजह से वो टर्शियरी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं और इसीलिए वो खेती बाड़ी में ही अपना फ्यूचर देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, नॉट इनफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में इतनी जॉब्स भी नहीं है। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप देखें तो व्हाट्सएप गूगल की है एक कंपनी। सो अगर आप उसके एम्प्लॉयज सुने, टोटल एम्प्लॉयज 1000 है सिर्फ, ठीक है। सो 1000 एम्प्लॉयज मिलके तकरीबन 65 करोड़ प्लस का, मतलब बहुत ज्यादा बिजनेस करती है। और जो मतलब आप एम्प्लॉयमेंट देखो कम है, सामने जो इनकम है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर एक फार्मर पूरी जिंदगी में भी 1 करोड़ नहीं कमा सकता है तो यहाँ एक कंपनी एक साल में इतना कर लेती है, ठीक है। तो जॉब्स कम है, ठीक है, जॉब्स कम है और लोग करने वाले ज्यादा हैं। तो ये भी एक रीजन है कि लोग टर्शियरी सेक्टर में आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते क्योंकि जॉब्स ही नहीं है। थर्ड, डिसगाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। और तीसरा कारण है कि आप ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा था, ठीक है। ये डिसगाइज या अनएम्प्लॉयमेंट आपने कब पढ़ा था? आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 9th में। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको कि भाई समझो कहीं किसी जमीन में 10 लोगों की जरूरत है, ठीक है। अब वहां पे क्योंकि एक फैमिली है, समझो 20 जनों की फैमिली है, तो वो फैमिली कहीं बाहर जॉब ना करके सारे 20 के 20 लोग उसी जमीन पे लगे पड़े हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। जमीन है 10 लोगों की पर जॉब कर रहे हैं 20 लोग, ठीक है। सो ये क्या हुआ? ये हुआ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। मतलब इन लोगों की जरूरत, ये देखा जाए तो ये लोग अनएम्प्लॉयड ही हैं, ठीक है। कहलाता क्या है कि पूरा घर खेती बाड़ी कर रहा है, बोलने में ऐसे आता है कि पूरा घर खेती बाड़ी कर रहा है, पर देखा जाए घर के आधे लोगों की जरूरत है खेती बाड़ी में, आधे लोग तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं फील्ड्स पे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट कि भाई लोग ऐसी खेती में ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। सो इस वजह से खेती बाड़ी में प्राइमरी सेक्टर में बहुत जॉब होते हैं, मतलब बहुत लोग होते हैं, और टर्शियरी में नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये 3 कारण हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। अब मैंने बीच में पॉइंट बोली कि जॉब्स कम है, ठीक है। तो अब उसी को क्वेश्चन बनाते हैं कि जॉब कम है, अगर इफ जॉब्स आर लेस, सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू टू क्रिएट मोर जॉब्स, ठीक है। क्या कर सकती है सरकार कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हों, ठीक है। सो हाउ कैन मोर जॉब्स बी क्रिएटेड लॉन्ग टर्म, ठीक है। मतलब ये मैंने लॉन्ग टर्म क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी चीज, क्योंकि ये देश के लिए हो रही है चीज,
तो कोई भी चीज 1 साल या 2 साल में नहीं होनी है, टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर सकती है, एक लंबे समय तक गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर सकती है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो। सो पहली चीज सरकार क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू फार्मर्स सो दे कैन डू फार्मिंग विद द बेस्ट टूल्स एंड प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग टू रिमेन एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट सस्ते रेट्स पे लोन दे सकती है, चीप लोन्स देती है, सस्ते रेट्स पे लोन दे सकती है टू फार्मर्स। ओके, तो वो फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर सस्ते चीप अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो फार्मर वो लोन भर भी पाएगा। तो लोन सो दे कैन डू फार्मिंग विद द बेस्ट टूल्स। तो फार्मर जो है अच्छे से अच्छे टूल्स अपनी जो है एग्रीकल्चर के लिए खरीद पाए और प्रैक्टिस कर सके मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, एक ही साल में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स उगाना। आप देखते होंगे जो फार्मर्स होते हैं पूरे साल एक ही क्रॉप उगाते हैं पैसे की तंगी के कारण, पर अगर उनके हाथ में पैसे होंगे तो एक साथ वो मतलब ऐसा होता है कि कुछ महीनों के लिए भाई राबी क्रॉप्स, कोई फार्मर राबी क्रॉप्स उगाता है तो सिर्फ वो उतने ही टाइम के लिए एम्प्लॉयड होता है और बाकी साल अनएम्प्लॉयड। कोई फार्मर खरीफ क्रॉप्स उगाता है तो वो उतने ही टाइम के लिए एम्प्लॉयड होता है। तो अगर सरकार थोड़ा उन्हें हेल्प कर ले, लोन्स वगैरह दे, तो वो लोग मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न अपना सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब थ्रू आउट द ईयर वो अलग अलग क्रॉप्स उगा के पैसे कमा सकते हैं और खेती कर सकते हैं। सो इस तरह से गवर्नमेंट इन्हें हेल्प कर सकती है, जिससे थोड़े छोटे से लोन देके सरकार इन्हें एम्प्लॉयड रख सकती है थ्रू आउट द ईयर। Second, government can invest money in transportation and construct new roads, thus giving employment to laborers and boost transport sector. गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकती है और जो नए रोड्स हैं वो बनवा सकती है। कैसे, तो देखो अगर सरकार नए रोड्स बनाएगी, जैसे कोई रोड्स हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया से लिंक करेगी, भाई गांव से शहर को लिंक करेगी, तो एक तो वहाँ ये रोड बनाने में मजदूर वगैरह को इन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ये रोड्स बन जाएंगे तो फिर जो गांव और शहर कनेक्ट होगा तो वहां से मतलब जो किसान हैं वो अपना जो उनको फसल वगैरह भेजनी है उन्हें आसानी होगी। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं और जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में उनको भी मतलब फायदा होगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर जो सरकार है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में थोड़ा सा काम करे और वो नए रोड्स बनाए, ठीक है, नए रोड्स बनाए जो गांव की सड़कों को और शहर की सड़कों को जोड़े, तो सरकार बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है और इससे क्या होगा, फार्मर की फसल भी अच्छे दामों पे बिकेगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी बूस्ट होगा, मजदूरों को भी कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा सड़कें और ये सब बनाने में, रोड्स बनाने में, ठीक है। तो सरकार इस तरह से एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकती है। थर्ड है, गवर्नमेंट कैन सेट अप इंडस्ट्रीज नियर सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड। गवर्नमेंट एक छोटे शहरों में, मतलब सेमी रूरल मतलब छोटे शहरों में इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर सकती है, ठीक है। तो जिससे वहाँ पे फैक्ट्रीज, अगर कहीं फैक्ट्री सेटअप हो रही है तो ऑब्वियसली लोकल लोगों को रखा जाएगा, जो वहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को रखेगी सरकार। और समझो किसी ने शुगर की मिल डाली, ठीक है, चीनी की फैक्ट्री किसी ने लगाई, तो वहाँ पे समझो शुगर केन का बहुत ज्यादा, मतलब शुगर केन की फसल बहुत उगती है, तो अल्टीमेटली जो फार्मर्स हैं वो शुगर केन मतलब वो गन्ना है, वो मतलब उनका किसानों का जो शुगर केन बिकेगा और सामने उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, इंडस्ट्री सेटअप की है, तो गांव वाले उस फैक्ट्री में एम्प्लॉयड भी होंगे और प्लस मतलब जो शुगर बिकेगी वो भी मतलब गांव की एक उपज कहलाएगी, ठीक है। सो इस तरह से गवर्नमेंट छोटी छोटी जगहों पे फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, गवर्नमेंट को सस्ता भी पड़ेगा और वहां के गांव को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी। 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर बाय सेटिंग अप स्कूल्स एंड कॉलेजेस।
आपको पता होगा हमारी इंडिया में जो एजुकेशन में है अभी भी 50% लोग, जो 50% पॉपुलेशन है अभी भी कॉलेज तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, आज भी ऐसी यूथ हैं जो 10वीं और 12वीं में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो सरकार ऐसा कर सकती है कि भाई कोशिश करे कि भाई एटलीस्ट कॉलेज करे, हर कोई एटलीस्ट भाई कॉलेज करे आज का नौजवान, और उसके लिए सरकार को उतने स्कूल्स और कॉलेजेस सेटअप करने पड़ेंगे। तकरीबन अगर सरकार स्कूल और कॉलेजेस बढ़ाती है इंडिया में तो सरकार 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा कर सकती है। ऑब्वियसली एजुकेटेड यूथ के लिए भाई टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स लगेंगे, इवन क्लर्क लगेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगेंगे। तो अगर सरकार स्कूल और कॉलेजेस की संख्या बढ़ाती है इंडिया में तो सामने उतना ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, 20 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में। लास्ट है, more than 35 lakh jobs can be created in tourism sector by promoting tourism in India। आपको इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में पता होगा, आपने स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ा था, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। बहुत सारा फिजियोग्राफी बहुत है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज है, बहुत कुछ देखने को है, ठीक है। इंडिया में ताजमहल क्या नहीं है इंडिया में, तो इतना सारा, इतना सब कुछ देखने को है। अगर इंडिया का टूरिज्म जोर शोर से प्रमोट किया जाए, ठीक है, मतलब फॉरेन वालों को एहसास कराया जाए कि भाई टूरिज्म तो इंडिया का, तो अगर टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलता है तो रेलवेज और जो एयरवेज इन सब में पहले तो मुनाफा होगा क्योंकि सबको यहाँ आना होगा। उसके बाद यहाँ पे होटल्स वगैरह हुए, गाइड्स हुए, टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्योंकि लोग आएंगे। उसके अलावा जो खाने पीने, ठीक है, ऑब्वियसली आएंगे लोग, खाएंगे पिएंगे, वो उन लोगों को बूस्ट होगा, ठीक है। तो और फिर जहाँ घूमने जाएंगे वहाँ पे टिकट्स वगैरह। सो इस तरह से अगर सरकार थोड़ा टूरिज्म सेक्टर का प्रमोशन करे अच्छे से तो सरकार 35 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकती है सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री में। इवन अभी जो हमारा एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ौदा में बना है, बड़ौदा के नज़दीक बना है, तो वहाँ आप देखोगे वहाँ पे जब जो उन्होंने ये सेटअप किया तो ये बनने में ही कितने लेबर लग गए, और उसके बाद बनने के बाद अभी जो उसका मेंटेनेंस हो रहा है या भाई लोग आते हैं उनकी टिकट्स, तो वहाँ की जो देखो बना हुआ ऐसे बहुत कोई सिटी में नहीं बनाया है, एकदम इंटीरियर अंदर अंदर बनाया है ये, पर जो फिर मतलब बूस्टअप मिला है वहाँ की जगह को, जहाँ भी बनाया है एकदम इंटीरियर में, वहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया क्योंकि वहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना। तो ये आप बोल सकते हो सरकार ने एक टूरिज्म के लिए एक बड़ी चीज की, ठीक है। सो ये सारे प्लान्स एक लॉन्ग टर्म प्लान्स है, मतलब रातों रात ये सोचेंगे और हो जाएगा वैसा नहीं है, सालों साल लग जाएंगे इन चीजों को करने में। पर ये इंडिया की यही दुखद बात है कि क्योंकि ये सारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं तो कोई भी गवर्नमेंट है इन प्लान्स के बारे में सोचती नहीं है। हर गवर्नमेंट को रिजल्ट जल्दी चाहिए, कोई गवर्नमेंट वेट नहीं करती है कि भाई अभी किसान को लोन दें फिर वेट करें वो भरे, नहीं, गवर्नमेंट को वेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 5-5 साल में सरकार बदलती है। अगर वो ऐसे ही लॉन्ग टर्म प्लान्स में हाथ डालेंगे तो उनकी तो सरकार भी पूरी हो जाएगी। उनको क्या करना है, उनको लोगों को दिखाना होता है हम काम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट देनी होती है। तो ये सारे लॉन्ग टर्म प्लान्स भरे के धरे रह जाते हैं। शायद एक आध प्लान सरकार यूज करे, पर प्लानिंग कमीशन के हिसाब से अगर ये प्लानिंग के हिसाब से सरकार चले तो बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, तो कम ही सरकारें इन्हें फॉलो करती हैं। तो मैं अभी आपको एक आध शॉर्ट टर्म प्लान्स बताऊंगी कि जो कि सरकारें अपनाती हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। बच्चों, अभी मैंने आपसे अभी बात की कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट सरकार स्कीम चलाती है, पर सरकार उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर सरकार 5 साल की होती है, अभी खींच के 10 साल।
सरकारें बदलती हैं तो वो लोगों को दिखाती हैं कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं। अगर वो सरकार उन सब कामों पे ध्यान देती, जैसे टूरिज्म सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, तो आज तस्वीर कुछ और ही होती। पर सरकार इसकी जगह छोटे छोटे प्लान्स पे काम करती है, जैसे कि नरेगा करके एक स्कीम सरकार लाई अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए, खास करके गांव के यूथ के लिए लाई है। अभी आपको पता है नरेगा 2005 में आया था और अभी तक ये स्कीम चल रही है। ये एक शॉर्ट टर्म स्कीम है। अगर इसी जगह सरकार ने एजुकेशन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में थोड़ा पैसा खर्चा करके ऐसा मतलब ये स्कीम ना ला के कोई उस सेक्टर में खर्चे किए होते तो आज कुछ और ही तस्वीर होती। पर सरकार मतलब नरेगा स्कीम लाई, ठीक है। नरेगा स्कीम आपने ये नरेगा जो थी स्कीम 2005 में आई है और आपने इसके बारे में स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो भी हम एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम बाय गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट देने की एक स्कीम है जिसका नाम है नरेगा, और जो कि स्कीम आई थी 2005 में, ठीक है। सो नरेगा 2005 स्टार्टेड विद 200 डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन इट वाज स्प्रेडेड इन 625 डिस्ट्रिक्ट। ये जो नरेगा स्कीम थी 200 डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई थी भाई, वहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जो रूरल यूथ है उसे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लागू की गई थी। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये स्कीम 625 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच गई, मतलब और स्कीम बढ़ी और स्कीम बढ़ी। अब इस स्कीम में है क्या, तो अंडर दिस गवर्नमेंट गिव एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज टू द अनएम्प्लॉयड। इस स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, गांव के जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हैं या जो स्किल्ड यूथ हैं, तो सरकार उनको एक फॉर्म भरवाती है, तो उनको फॉर्म भरना होता है और सरकार वादा करती है जॉब देने का। मिनिमम 90 से 100 दिन भाई हम आपको जॉब देंगे, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म जॉब नहीं, 90 से 100 दिन का जॉब। सो अंडर दिस गवर्नमेंट गिव एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज टू द अनएम्प्लॉयड। 100 दिन जॉब भाई हम आपको जरूर रखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये शॉर्ट टर्म स्कीम है। अगर आपको जॉब है, अगर वो लाइफ टाइम है, तो वो एक आपके लिए अवसर है। पर आपको सिर्फ कोई 3 महीने का जॉब गारंटी कर रहा है तो वो उसका मतलब तो वो सिर्फ दिखावा कर रहा है ना एम्प्लॉयमेंट देने का। तो सरकार भी यही कर रही है, 100 दिनों का जॉब देती है अनएम्प्लॉयड को। तो अब अगर सपोज वो 100 दिन का जॉब भी ना दे पाए तो क्या करेगी सरकार, तो इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट देन द गवर्नमेंट गिव देम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बाय गिविंग देम सैलरी विदाउट टेकिंग एनी वर्क फ्रॉम देम। अगर सरकार अपने वादे के हिसाब से 100 दिन का काम उनको नहीं दे पा रही है अनएम्प्लॉयड यूथ को, तो उसके बदले में सरकार उनको घर बैठे 3 महीने की सैलरी देती है। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, शायद आपके मन में आ रहा हो कि बहुत बड़ी बड़ी पैकेज, एकदम छोटी सी अमाउंट होती है भाई, इससे तो आपका भविष्य का कुछ ना हो, ठीक है। तो सरकार उनको 3 महीने की बैठी आवक देती है भाई। कुछ आपको क्योंकि प्रॉमिस किया था, उन्होंने फॉर्म भरा 100 दिन का भाई जॉब मिलेगा, वो नहीं मिला तो यूथ को घर बैठे उनके अकाउंट में 3 महीने के लिए पैसे डलवाती है। तो ये आप सीधा सीधा देख सकते हो ये स्कीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। 3 महीने के लिए सिर्फ आप एक जने को एम्प्लॉय कर रहे हो, ठीक है। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा किसी को। सो ये वाली शॉर्ट टर्म स्कीम है जो सरकार खाली अपने जो काम दिखाने के लिए करती हैं, पर फिर भी अगर सरकार एजुकेशन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स पे खर्चा करे तो आज मतलब तस्वीर कुछ और ही हो आज के समाज की। सो ये है ये नरेगा 2005 शॉर्ट टर्म प्लान है हमारी गवर्नमेंट का। बच्चों अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बारी पूछा जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो यहाँ देखें ऑर्गेनाइज सेक्टर और ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है they are registered by government and they follow rules and regulations, ठीक है। जो भी सरकारी, ठीक है, जो भी सरकारी ठेके हैं, मतलब सरकार से परमिशन लेके कुछ भी चालू होता है
तो उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में गिना जाता है, ठीक है। सो दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब इनको जब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, इनको पहले खुद को गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर करना पड़ता है और सरकार जो जो नीति नियम कानून बोलती है वो सब इन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, मिनिमम वेज एक्ट, ठीक है भाई। आपको अगर आप किसी को जॉब पे रखते हो तो इनको ये मिनिमम वेज एक्ट फॉलो करनी पड़ती है भाई। जो मेहनताना है वो उनको भले मजदूर हो, लेबर हो, जो भी उनकी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में, उनको भाई जितनी मिनिमम सैलरी सरकार ने बोली उतनी तो देनी ही पड़ेगी। लेबर लॉस, ठीक है, लेबर्स के लिए भी लॉज होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं भाई। लेबर को आपको साफ सुथरा रखना है, पानी उसको देना है, अच्छा पानी प्रोवाइड करना है, काम ज्यादा नहीं लेना है, सैलरी ढंग से देनी है, वो सब। और द फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, तो ये भी एक एक्ट है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उन सबको ये भी फैक्ट्री एक्ट भी माननी पड़ती है। तो मतलब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो खुद को रजिस्टर कराते हैं गवर्नमेंट के अंडर और फिर उनके सारे लॉज रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं। इनके जो भी लॉज है, लेबर लॉज, फैक्ट्री एक्ट, ऐसे सब कुछ ये फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले। ऑर्गेनाइज सेक्टर का दूसरा पॉइंट, दे हैव जॉब सिक्योरिटी। जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स में एम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब सिक्योरिटी है। मतलब उनको कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता। आप में से काफियों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ठीक है, तो दे हैव द मोस्ट सिक्योर्ड जॉब। उनके पास सिक्योर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में कोई आपको निकाल नहीं सकता है। मतलब आपकी वो लाइफ टाइम जॉब रहती है, आपको मतलब जॉब खोने का डर नहीं रहता है सरकारी सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये लोग दे हैव जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। थर्ड, द पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर हैव फिक्स्ड वर्क आवर्स 48 आवर्स अ वीक एंड इफ दे डू ओवर टाइम दे गेट एक्स्ट्रा मनी। जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं उनको एक हफ्ते में 48 आवर्स से ऊपर काम नहीं करना है और सपोज उनको काम करना पड़ जाता है, इस टाइम लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उनको उस ओवर टाइम के भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे गेट पेड हॉलीडेज। आपके पेरेंट्स जो भी सरकारी जॉब में हैं, आपको पता ही होगा कि आपके पेरेंट्स को हर महीने कुछ छुट्टियां अलॉट होती हैं कि वो छुट्टियां ले सकते हैं संडेज के अलावा भी। तो दे गेट पेड हॉलीडेज, ठीक है, इन्हें हॉलीडेज पेड होके मिलती हैं कि ऐसे नहीं कि आपने भाई बीमारी की वजह से या किसी कारण से छुट्टी ली तो आपकी सैलरी कट जाएगी। उनको कुछ दिनों की सैलरी पेड होती है, उनको साल में कुछ छुट्टियां होती हैं वो जो बिंदास ले सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्किंग कंडीशंस आर गुड लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, बेसिक एमिनिटीज आर अवेलेबल। इस सेक्टर में जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और इनको मतलब बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है सरकार के रूल्स के हिसाब से। स्वच्छ पीने का पानी और बाकी चीजें भी इनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स मतलब इनको फायर एक्सटिंग्विशर रखना होता है और सरकार ने कुछ नियम दिए हैं तो वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब भाई ये जो लेबर है सरकारी जॉब वाले जो लेबर वगैरह है, टीचर्स या कोई भी है सरकारी जॉब में, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो तो सरकार ने कुछ रूल्स लॉज बनाए हैं तो वो फॉलो करने पड़ते हैं। इनको अच्छा बेसिक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना पड़ता है, बेसिक इक्विपमेंट्स रखने पड़ते हैं अपनी वर्किंग प्लेस पे। तो इस तरह से यहाँ पे एम्प्लॉयज का, यहाँ पे जो नौकरी करते हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, दे गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। सरकारी जॉब की सबसे बड़ी, ठीक है, आपके काफी लोग मैं देखती हूँ जॉब नहीं कर पाते तो भी जबरदस्ती करते हैं, कहते हैं नहीं भाई हमें पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। वो लोग जबरदस्ती 56-60 तक खींचते हैं, ठीक है। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्हें ऐसा है, उनको ये है कि हमें पेंशन मिलेगी, ठीक है भाई, हम बुढ़ापे में पेंशन लेंगे सरकार से। तो इसीलिए आप देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बहुत होता है। मैं तो मेरे आसपास हर 2 घर छोड़ के एक सरकारी स्कूल की टीचर देखती हूँ, हर 2 घर छोड़ के एक क्लर्क देखती हूँ, ठीक है। कि मतलब अब मुझे पता लगा कि क्यों सब सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि वर्किंग आवर्स कम होते हैं, ओवर टाइम भर के मिलता है, छुट्टी भर के मिलती है, बुढ़ापा भी सिक्योर। भाई आप पूरे 60 तक मेहनत करते हो तो चलो बुढ़ापा भी सिक्योर।
तो इसीलिए इतने ज़्यादा लोग सरकारी नौकरियों के पीछे पागल होते हैं और इसीलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर हम पढ़ रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल है गवर्नमेंट जॉब्स। कौन कौन से एग्जाम्पल्स कौन कौन से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं? गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक्स, स्कूल एक्सेट्रा। बेसिकली जिनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगता है वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर नाम ही अन है। ठीक है। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पे मैं आपकी बुक में जो लिखा हुआ है मैं वैसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है। ये बुक आपकी थोड़ी सी पुरानी है और वही चलती आ रही है। अभी सरकारी नौकरियों में वन टाइम सेटलमेंट कर दिया है। पहले पेंशन देते थे, अब एक बारी में लाखों रुपए देके वो पूरा करते हैं। तो भी फायदा तो है। आप देखो तो सरकारी नौकरियों में पूरा फायदा है। अब देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट स्कूल, ये सब जो प्राइवेट होते हैं वो कैसे काम करते हैं? दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट एंड डू नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये रजिस्टर खुद को नहीं कराते, गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगता है कि ये है भी, और ना कोई रूल फॉलो करते ना रेगुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को इनके बारे में पता ही नहीं है। जैसे आप देखते हो कि नुक्कड़ पे छोटी मोटी दुकानें खुल जाती हैं, कभी नाश्ते की लारियां खुल जाती हैं, तो ये सब क्या होता है? ये थोड़ी अपने आप को रजिस्टर करके खोलते हैं, बस खोल देते हैं ये लोग। तो इस तरह से ये रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं और यहाँ पे ये फिर फॉलो भी नहीं करते कोई रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नहीं तो सरकारी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आप भाई किसी चाइल्ड को आप जॉब पे नहीं रख सकते छोटे, तो आप ये ढाबा, ये छोटे मोटे ढाबे, शॉप्स, आप देखोगे आपको छोटे छोटे बच्चे ही जॉब करते हैं, 8 से 10 साल के बच्चे ये लोग रख लेते हैं जॉब के लिए। तो जबकि ये सरकार ने एक लिमिट दी हुई है कि आप भाई आप अभी नहीं कर सकते भाई, इस तरह से आप काम नहीं ले सकते हो छोटे बच्चों से। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई परवाह नहीं है, वो छोटे बच्चे ही रखते हैं, उनको सस्ते पड़ते हैं। ठीक है। आप देखोगे तो छोटे छोटे दुकानों पे बच्चे रखे हुए हैं, कचरा पोता कराने के लिए भी छोटी बच्चियों को बुलाते हैं, भाई सस्ती पड़ेंगे, बच्चे सस्ते पड़ते हैं इसलिए। तो पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कि गवर्नमेंट वाला है वहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सपोज प्राइवेट स्कूल में टीचर्स जो जाती हैं, तो अगर एक टाइम के वो समझो अगर उनको कोई भी कभी भी निकाल सकता है। ठीक है। प्राइवेट सिर्फ स्कूल के टीचर्स नहीं, जो भी प्राइवेट कंपनीज में या प्राइवेट जॉब्स हैं, जैसे अभी आप देखो कोरोना के टाइम पता नहीं कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लैक्स ऑफ पीपल हैव बिकम अनएम्प्लॉयड। जो भी लोगों की प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां थी, धड़ाधड़ प्राइवेट कंपनी वाले उनको निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ही पैसे नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से दें। ठीक है। तो जबकि सरकारी हैं वो अभी भी अपनी सारी संख्या रख के बैठे, उनकी टीचर्स, उन्होंने किसी को डिसमिस नहीं किया है। डिसमिस कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर्स वाले कर रहे हैं। तो जॉब सिक्योरिटी तो रही नहीं ना। जैसे ये कोरोना का संकट आ गया तो उनको जॉब से हाथ धोना पड़ा। अब सपोज ये ठीक हो जाएगा, कुछ नया मार्केट में आएगा, सपोज कल मंदी आती है तो भी ये निकाल देंगे इनको। तो जॉब सिक्योरिटी जैसा कुछ है ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में। थर्ड, देयर आर नो फिक्स आवर्स नॉट पेड फॉर ओवर टाइम। ये जो प्राइवेट जो जगह होती हैं, प्राइवेट ऑफिसेज, प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट स्कूल्स, यहाँ कुछ फिक्स आवर जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर बाय चांस आपसे ऊपर काम भी करवाते हैं, फिक्स आवर जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ऊपर का काम भी कराते हैं उसका भी पैसा नहीं देते, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है प्राइवेट स्कूल में। अगर आपकी मम्मी वगैरह है या पापा आपके कहीं प्राइवेट की जगह जॉब करते हैं तो आप देखोगे सैलरी फिक्स होती है, कभी बढ़ के कुछ नहीं मिलती है। भले पापा रात को कितनी भी देर से आए या मम्मी शाम तक कितने भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स दे के आए, पर सैलरी उतनी ही आती है। दे डोंट गेट पेड हॉलीडेज। इनको पेड हॉलीडेज जैसा कुछ भी नहीं होता है, कोई छुट्टी नहीं होती है। अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो सीधी कटेगी, भले आप बीमार हो, आप छुट्टी ले रहे हो, आपकी छुट्टी कटेगी। ऐसे में ये ऑर्गेनाइज सेक्टर समझा रही हूँ तो मुझे ये मेरी कहानी लग रही है, क्योंकि हमारा भी कुछ ऐसा ही है। हम भी छुट्टियाँ नहीं देते हैं और संडे भी कभी कभी कवर करते हैं, तो हमारी हालत कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों जैसी ही है। नेक्स्ट,
they didn't get paid holidays, there are bad working conditions here, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी होती हैं, बेसिक एमिनिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जाती है एम्प्लॉयज को, ना पानी दिया जाता है सेफ, ना मतलब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता इनका, ठीक है। नेक्स्ट, दे डोंट गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, यहाँ तो इनको पेंशन भी नहीं मिलती है, भले पूरा बुढ़ापा एक प्राइवेट कंपनी में, पूरी जवानी एक प्राइवेट कंपनी में निकाल दें, पर इनका बुढ़ापा तो भी सिक्योर नहीं होता है। लास्ट में जब उनकी उम्र हो जाती है बस उन्हें एक फेयरवेल देके वो छोड़ देते हैं, बाकी कुछ पेंशन जैसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फार्मिंग, स्ट्रीट फूड शॉप्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल फार्मिंग है, ठीक है। आपको कई अमीर वेल्दी फार्मर्स होते हैं जिनके पास खेत बड़े बड़े होते हैं, पर उनके पास काम करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो वो काम इन छोटे मोटे फार्मर से कराते हैं, फार्मिंग वगैरह कराते हैं और पैसा सामने बहुत कम देते हैं। दूसरा, स्ट्रीट फूड शॉप्स, छोटे मोटे ढाबे, छोटे मोटे नाश्ते की लारियां, आप देखोगे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए होते हैं, ठीक है। उनको क्या सैलरी देते होंगे, मतलब घंटों के हिसाब से शायद पैसे देके इनको छूटा करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये है, ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज्ड मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब प्राइवेट जॉब्स, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको तो मेरे से ज्यादा आप लोगों को ये वाली बात पता होगी। मैं तो मैंने यहाँ गवर्नमेंट जॉब का क्रेज मैंने यहाँ नॉर्थ गुजरात पाटन में देखा है, इतना ज्यादा क्रेज है लोगों पे कि मेरे को हर दूसरे घर में सरकारी नौकरी वाले मिलता है, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे क्रेज है। तो मेरे से बेहतर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आपके ही हर पड़ोस में हर दूसरा इंसान सरकारी नौकरी वाला होगा। तो अब आपको कारण पता लग गया क्यों लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए या क्यों उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जाना है। बच्चों अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट कैन गवर्नमेंट डू फॉर इम्प्रूवमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपने अभी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखा, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने देखा कितना भेदभाव है, या कम सैलरी है इनकी, मतलब इनको बेसिक एमिनिटीज भी प्रोवाइड नहीं हो रही है, पेड लेबर नहीं है, ये बहुत तकलीफें हैं। तो सरकार इन लोगों के लिए क्या कर सकती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सरकार क्या कर सकती है। तो सरकार रूरल एरियाज, अगर रूरल गांव के इलाकों में अगर कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज हैं, तो प्राइवेट या तो प्राइवेट फार्मिंग लोग करते हैं प्राइवेट फार्म्स पे जाके, तो सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। तो इन रूरल एरियाज गवर्नमेंट कैन गिव चीप लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स टू परचेज गुड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, कैन गिव इरिगेशन सिस्टम टू देम टू ग्रो क्रॉप्स। तो सरकार क्या कर सकती है रूरल एरियाज में, छोटे मोटे गांव में सरकार ये जो छोटे फार्मर्स हैं, छोटे और मीडियम फार्मर्स, जो गरीब फार्मर्स होते हैं या जो मीडियम फार्मर्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट सस्ते लोन्स दे सकती है ताकि वो अच्छे बीज खरीद सके, अच्छे फर्टिलाइजर खरीद सके और वो बीज बो के अच्छी फसल उगा सके, ठीक है। तो और गवर्नमेंट इन्हें जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी प्रोवाइड कर सकती है ताकि इन लोगों की फसल अच्छी उगे, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट वहाँ के छोटे और मीडियम फार्मर्स को लोन दे सकती है ताकि वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह खरीद पाए। अर्बन एरिया में सरकार क्या कर सकती है, अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम को सरकार कैसे सॉल्व कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट कैसे सॉल्व कर सकती है। सो इन अर्बन एरियाज गवर्नमेंट कैन मेक गुड लेबर लॉज एंड पॉलिसीज फॉर फैक्ट्री लेबरर्स, street vendors etc. to give them job security. Government can support industries with their policies. अर्बन एरियाज में क्या कर सकती है सरकार, अर्बन एरिया में गवर्नमेंट है अच्छे कानून बना सकती है लेबरों के लिए,
गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बनाए हुए हैं, जो अनऑर्गेनाइज जो प्राइवेट जगहों पे काम करते हैं उनके लिए भी सरकार जो कानून बना सकती है कि कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, पैसे कम दे के ज्यादा काम ना ले। एंड पॉलिसीज फॉर फैक्ट्री लेबरर्स, उनके लिए वो पॉलिसीज भी तैयार कर सकती है। जो फैक्ट्री लेबरर्स हैं उनके लिए पॉलिसी भी तैयार कर सकती है। जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज में जॉब करते हैं, छोटे छोटे लेबर जिनको बहुत खास नहीं मिलता है, दिन का धानकी के हिसाब से चलते हैं, तो उनके लिए भी लेबर लॉस ला सकती है। भाई उनको भाई के ज्यादा दामों में उनको एटलीस्ट उनकी मेहनत का तो सही दाम मिले, उतना कर सकती है। पॉलिसीज फॉर फैक्ट्री लेबर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो बाहर रेडी वाले होते हैं, सरकार उनके लिए भी कुछ कर सकती है। एक्सेट्रा टू गिव देम जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, तो इनसे भाई इनको जॉब सिक्योरिटी भी रहे कि भाई इन्हें कोई निकालेगा नहीं, और इनके लिए नए नए रूल्स भी ला सकती है इनके फायदे के लिए। गवर्नमेंट कैन सपोर्ट इंडस्ट्रीज विद देयर पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं अपनी पॉलिसीज से उन इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर सकती है। जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे भाई थोड़े लेबर्स का घर चलता है, तो उन इंडस्ट्रीज को भी टाइम टू टाइम सपोर्ट कर सकती है ताकि उन लेबर्स पे बहुत प्रेशर ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है SC/ST कास्ट, सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज मतलब प्राइवेट सेक्टर में आपको SC/ST वाले भी बहुत दिख जाएंगे, तो सरकार जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में SC/ST वाले लोग हैं उनके लिए क्या कर सकती है। तो फॉर SC/ST कास्ट गवर्नमेंट कैन सपोर्ट देम बाय इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड एंड गेट द सेम वेजेस। सरकार क्या देख सकती है, सरकार देख सकती है कि इनके साथ भेदभाव बिल्कुल ना हो और उनको इक्वल वेजेस मिले, सही वेजेस मिले, सही तनख्वाह मिले, ठीक है। तो रूरल एरियाज में सरकार लोन दे सकती है छोटे मोटे फार्मर्स को। अर्बन एरियाज में ये जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो लेबर्स के लिए लॉस बना सकती है। और तीसरा SC/ST कास्ट है, जो लो कास्ट के लोग हैं उनके लिए सरकार भाई नए नए रूल्स ला सकती है ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो और उनको जो उनके साथ काम करते हैं उनको उतनी जितनी सैलरी ही मिले, ठीक है। सो इस तरह से सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सुधार ला सकती है इंटरफेयर करके। अब नेक्स्ट फिर से एक और डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ऑलरेडी आपने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखा, अभी एक और डिफरेंस बिटवीन है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। वो डिफरेंस बिटवीन क्या है, सो पब्लिक सेक्टर में थिंग्स और सर्विसेज आर कंट्रोल्ड ओन्ड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर में जो भी कंपनीज, फैक्ट्रीज, चीजें, सर्विसेज कुछ भी, वो सब कौन देता है, गवर्नमेंट ही देती है, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही आता है, पूरी तरह से गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है। देयर मोटिव इज टू सर्व पीपल, जो भी सरकारी मतलब जो भी सरकार द्वारा चलाई जाती हैं जो भी चीजें, उनका एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि लोगों की सेवा करें, सर्व पीपल, ठीक है, कम दाम में लोगों का ज्यादा सेवा करें। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पोस्ट ऑफिस, ये सब गवर्नमेंट चलाती है। तो आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो ईयरली मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार लेते हैं, और वहीं प्राइवेट स्कूल्स देखो वो 35 से 50,000 ले लेते हैं ईयरली। तो मतलब आप देख सकते हो सरकार कितना कम रेट पे पढ़ा रही है। हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी बात करो, वहाँ आप जाओगे आपका मतलब हजारों में काम होगा, तो वही आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चढ़ गए वहाँ आपके लाखों का बिल निकलेगा, ठीक है। तो सरकार हर चीज़ में बहुत मिनिमम चार्ज रखती है, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है चीज़ें तो हर चीज़ का मिनिमम चार्ज रखती है। प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। जो प्राइवेट सेक्टर है वो या तो कोई इंडिविजुअल चलाता है या तो कुछ लोग मिलके चालू कर देते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जैसे प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, कुछ 5-6 जने मिलके एक स्कूल खोल देंगे, या तो भाई 1-2 जने मिलके एक फैक्ट्री खोल देंगे, तो उनका कुछ गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, वो अपने बलबूते पे स्कूल, फैक्ट्री, इंडस्ट्री कुछ भी खोलते हैं। देयर मोटिव इज टू अर्न मनी, उनका काम क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना, ठीक है, लोगों की सेवा नहीं, सिर्फ पैसा कमाना। तो एग्जाम्पल है रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट ग्रांटेड नहीं है। फिटजी है, फिटजी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसका भी उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है।
टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, मैकडोनल्ड्स है, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। तो ये लोग फायदा, और आप देखेंगे ये भाई अपना फायदा देखते हैं, कंपनी का फायदा देखते हैं। और इसीलिए जो राशन शॉप्स वगैरह है सरकार अपने अंडर ही रखती है भाई। भाई सरकार, अगर सरकार समझो आज गेहूं सरकार, अनाज जो अनाज है, अनाज वगैरह गेहूं वगैरह सरकार फार्मर से खरीदती है, तो उसको फिर इकट्ठा मतलब उसको फिर वो वापस कम दामों में पब्लिक को ही बेचती है राशन शॉप्स में। तो ऐसा क्यों? तो राशन मतलब इसलिए सरकार, राशन शॉप भी सरकार ही हैंडल करती है कि गरीबों को अनाज मिल पाए, केरोसिन अनाज ये सब। वाई रेलवे, अभी एक और क्वेश्चन, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि भाई पोस्ट ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इवन रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर लाइट का बिल आता है वो भी प्राइवेट कंपनी ओन्ड होता है। जो हमारे घर आप मिल्कत वेरा आता है, ठीक है, टैक्स, अगर प्रॉपर्टी टैक्स वो भी सरकार को ही भरते हैं हम। वाटर का टैक्स हम सरकार को भरते हैं, क्योंकि ये सब चीजें सरकार हैंडल करती है। पानी वगैरह ये सब सरकार का लुक आफ्टर है। तो सरकार ने ये सारी चीजें अपने अंडर क्यों रखी हुई हैं? क्यों सरकार रेलवेज खुद बनाती है? आपने कभी कोई सुना है किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई रेलवे ट्रैक बनाया या उसने ट्रेन चलवाई? सरकार ही, रेलवे सरकार के हाथ में है, ठीक है। वाटर सप्लाई भी सरकार के हाथ में है। ऐसा क्यों? तो देखो, अगर वाटर सप्लाई सपोज प्राइवेट कंपनीज ने अपने हाथ कर लिया, सपोज आप सपोज करो कि कोई प्राइवेट कंपनी ने वाटर सप्लाई का काम चालू किया, आप देखो बाहर मार्केट में बिस्लरी या कोई भी बॉटल लो आप, जो मिनरल वाटर की है, तो आपको 1 लीटर बॉटल 25 रुपए की मिलती है। अब सपोज करो ये कंपनियां अगर आपको घरों में पानी पहुंचाएंगी तो आपको कितना ये कंपनियां लूटेंगी, ठीक है। तो सरकार, क्योंकि सरकार को सर्व करना है पीपल को, इसलिए सरकार ये सब चीजें अपने हाथ में रखती है। इलेक्ट्रिसिटी वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, वाटर सप्लाई भी गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। सो व्हाई रेलवेज, वाटर सप्लाई आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड नॉट प्राइवेट सेक्टर? क्यों गवर्नमेंट के अंडर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और क्यों रेलवेज गवर्नमेंट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर के अंडर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंडर क्यों नहीं आते हैं? सो आंसर इज दीज थिंग्स रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। पहले तो सबसे बड़ी बात, अगर सरकार कोई रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक बना रही है, रेलवे चलवा रही है कहीं से कहीं तक, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। सरकार के पास बहुत पैसा है। इवन बहुत बड़ा कोई बिजनेस टाइकून हो, वो भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ब्रिजेस बनाना या रेलवे ट्रैक्स बनवाना, इतनी दूर से दूर की ट्रेन्स बनवाना, वो सब एक बड़े बिजनेस टाइकून के भी बस की बात नहीं है, ये सरकार की ही बस की बात है। और सपोज कोई बिजनेस टाइकून ने एक रेलवे बनवा ली या उसने एक ट्रेन चलवा ली, उससे अगर वो बना लेता है तो उसके बाद वो कॉस्ट भी इतना ज्यादा रखेगा कि रेलवे में गरीब कोई सफर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी हम रेलवे में क्यों हम ट्रैवल करते हैं? क्योंकि वो अफोर्डेबल भी है और साथ में कंफर्टेबल भी है। पर बाद में अगर ये प्राइवेट कंपनीज ओन करने लग जाएंगी रेलवेज वगैरह को भी, तो ना ये मतलब अफोर्डेबल रहेगा, ठीक है, कंफर्टेबल ज्यादा होगा पर अफोर्डेबल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो गरीब तो बेचारा ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर वोंट प्रोवाइड दीज थिंग्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो और अगर मैंने अभी यही बात की, अगर प्राइवेट सेक्टर समझो ये चीजें बना भी लेता है तो रीजनेबल कॉस्ट पे तो देगा ही नहीं, लोगों को बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स बट प्राइवेट कंपनीज वोंट डू दैट। जब गवर्नमेंट कुछ करती है तो मैंने जैसे फसल का एग्जाम्पल लिया, तो गवर्नमेंट जब फसल खरीदती है फार्मर से तो सही दामों पे खरीदती है, और जब बेचने की बारी आती है तो कम दामों पे बेचती है अपने राशन शॉप्स के थ्रू। पर प्राइवेट कंपनीज ऐसा कुछ नहीं करती हैं, प्राइवेट कंपनीज इसमें भी अपना फायदा ही देखती हैं। सो इसलिए राशन शॉप्स भी गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा एट लो कॉस्ट। ये बात भी मैं पहले कर चुकी हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री में मतलब कम दाम में, बहुत कम दाम में एजुकेशन देती है, स्कूलिंग देती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है। आप सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल जिन जो भी सरकार द्वारा हैंडल किए जाते हैं वहाँ जाओ, आप देखोगे बहुत कम दामों में वहाँ
एजुकेशन भी मिल रही है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, ठीक है। सो सरकार कम दाम पे ही प्रोवाइड करती है। लास्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चार्ज लेस सर्विंग पुअर पीपल वाइल प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज मोर, ठीक है। तो जो सरकारी अस्पताल हैं वो कम चार्ज करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज मोर मनी, ठीक है। तो मतलब यहाँ हॉस्पिटल्स का भी एक एग्जांपल दे दिया। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कम बिल निकालते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा बिल निकालते हैं, ठीक है। सो यही कारण है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें अपने अंडर ही रखी हुई हैं, वो प्राइवेट कंपनीज को हैंडओवर नहीं करती है। अगर सपोज गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को हैंडओवर कर दिया तो वो तो पब्लिक को लूटना ही चालू कर देंगे, मतलब जो पब्लिक है उसको तो मेरे ख्याल से फिर तो लाइट वाइट भी ना मिले, ठीक है, पानी की कमी हो जाए। सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीजें पब्लिक सेक्टर के अंडर ही रखी हुई हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, ठीक है। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। जस्ट गो थ्रू द होल चैप्टर, पूरे चैप्टर में पूरा रीड करना। जो आज का टॉपिक था उसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड में, आज हमने जितना भी पढ़ा। सो राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, अच्छे से नोट्स बनाएं। डू रीड द एंटायर चैप्टर, सी इफ आई हैव मिस्ड समथिंग, शायद मैंने कुछ मिस कर लिया हो। आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। वेरी इजी लैंग्वेज इज देयर इन द चैप्टर। सो आई हैव कवर्ड मोस्टली ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मे भी कुछ रह गया हो, जस्ट गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, अदरवाइज ये इनफ है। बट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार गो थ्रू कर लो, ऊपरी चैप्टर पढ़ लो। सो आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। जस्ट मेक प्रॉपर नोट्स एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।